all students and all participate teachers and students. तो बेटा छत्तीसगढ़ पढ़ई तुहर द्वार, जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से अभियान संचालित किया गया है, इसमें ऑनलाइन क्लासेस की जो सुविधा प्रोवाइड की गई है उस पर हम काम कर रहे हैं। तो हमारा एक ऑनलाइन क्लास आज का रखा गया है, तो उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करें, ध्यान से सुनेंगे क्लास को, है ना। तो फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं। मैं अपना परिचय दे देता हूँ। सर्वप्रथम आपका स्वागत है पढ़ई तुहर द्वार अभियान में, जिसका टाइटल रखा गया है ऑनलाइन पढ़वो और कोरोना से लड़वो। आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस से पूरा प्रदेश, पूरा देश और पूरा विश्व अभी पीड़ित है, जिससे हमको लड़ना है और आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चों, फिर मैं अपना परिचय दे दूं। कक्षा 9वीं का हमारा क्लास है, विषय विज्ञान रखा गया है, अध्याय 6, इसका शीर्षक है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। और मेरा परिचय है अमरदीप शर्मा, सहायक शिक्षक LB, और संस्था शासकीय हाई स्कूल दैजा से बिलोंग करता हूं मैं। संकुल केंद्र राजपुर, विकास खंड तखतपुर और बिलासपुर के अंतर्गत आता है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नीचे लिखा हुआ है, और जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, है ना। तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चे तैयार हो गए हैं आप लोग? ये हमारा इस सत्र में हम जो सीखेंगे वो आपकी स्क्रीन के सामने है ना। फर्स्ट पॉइंट है कोशिका की खोज। हम सर्वप्रथम देखेंगे कि जो टॉपिक हमारा रिलेटेड टॉपिक है कोशिका, जीवन की मौलिक इकाई। हमारा जो मौलिक इकाई है जिसको हम कोशिका बोलते हैं, उसकी खोज कैसे हुआ और किसने इसकी खोज किया, कब किया, इस विषय में हम इसमें देखेंगे। सेकंड पॉइंट हमारा आता है हेडिंग कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका को हम सेल के नाम से जानते हैं, और उसमें वो कितने प्रकार के होते हैं वो अपन देखेंगे। जैसा कि थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है एक कोशिकीय जीव। अगला पॉइंट है एक कोशिकीय जीव के बारे में अपन देखेंगे। सेकंड पॉइंट आता है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव के विषय में हम देखेंगे। और नेक्स्ट हेडिंग आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। इनके बारे में अपन को अध्ययन करना है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ेंगे कोशिका की संरचना के विषय में। कोशिका की संरचना का निर्माण कैसे हुआ, किन किन भागों से मिलकर कोशिका का निर्माण होता है, और उन सभी के विषय में एक एक करके हमको देखना है। फर्स्ट आपका हेडिंग रहेगा कोशिका झिल्ली, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके बारे में देखेंगे। संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे और कार्यों के विषय में देखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट कोशिकांग है कोशिका भित्ति, है ना, इसके विषय में अपन अध्ययन करेंगे। फिर आता है केंद्रक, न्यूक्लियस जिसको कहा जाता है, इसकी संरचना, स्ट्रक्चर और वर्क कार्य के बारे में अपन देखेंगे। फिर नेक्स्ट आता है अंतःद्रव्यी जालिका, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER के नाम से जाना जाता है, इसके विषय में अपन अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आता है गाल्जी उपकरण, जिसको हम गाल्जी बॉडी भी कहते हैं, इसके विषय में हम बृहद रूप से अध्ययन करेंगे। और इसके बाद आता है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ऐसी और भी कोशिकांग हैं जिसके विषय में हम विस्तार से यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो बच्चे आप लोग तैयार हैं? स्टार्ट करते हैं अपन क्लासेस। ये है हेलो, हाँ बच्चा, केवल आप लोग सुनेंगे, अभी म्यूट हो जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे तो आपको आवाज ऐसे सुनाई देगा। तो पहला हमारा जो हेडिंग था कोशिका की खोज, अर्थात जो अन्वेषण हुआ, सेल के बारे में जो अध्ययन किया गया, वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुआ, किसने किया, ये हमारा पहला पॉइंट रहेगा। तो जैसा कि स्क्रीन में आप लोग के सामने आ रहा होगा, फर्स्ट पॉइंट है, हाँ म्यूट हो जाएंगे बेटा प्लीज। पहला पॉइंट है सभी जीव, मॉलिक्यूल्स जो है सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर से वो बना हुआ है, जिसे हम कोशिका के नाम से जानते हैं, जिसको सेल के नाम से जाना जाता है। हम इसको कोशा के नाम से भी जानते हैं, कोशा अर्थात सेल, एक पार्ट। तो सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम कोशिका कहें। यह परिभाषा हुआ, सामान्य परिभाषा। सेकंड पॉइंट है सभी जीवों की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है वो कोशिका कहलाती है। ये संरचनात्मक और कार्यात्मक क्या है उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। संरचनात्मक अर्थात स्ट्रक्चरल पार्ट, अर्थात हमारे शरीर का जो संरचना का निर्माण हुआ है, वो हाथ पैर का निर्माण हुआ है, हमारे शरीर में ब्रेन का निर्माण हुआ है, मस्तिष्क का निर्माण हुआ है, ये सभी स्ट्रक्चरल पार्ट के अंतर्गत आते हैं, जिसको संरचनात्मक भाग के अंतर्गत हम रखते हैं। इसी तरह है कार्यात्मक इकाई। कार्यात्मक इकाई मतलब होता है फंक्शनल पार्ट, जो हमारे
शरीर में जो क्रियात्मक जो कार्य हो रहे हैं, जैसे कि पाचन की क्रिया, अभी आप लोग भोजन क्रिया होंगे तो भोजन क्या होता है, पचता है, पाचन की क्रिया होती है जिसको डाइजेशन बोलते हैं अपन, तो वो कार्यात्मक इकाई के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से श्वसन की क्रिया, आप लोग ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो श्वसन की क्रिया भी जो है कार्यात्मक इकाई के अंतर्गत आता है। फिर आता है नेक्स्ट प्रचलन का कार्य, प्रचलन अर्थात चलना, ये भी कार्यात्मक इकाई के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हुआ? तो ये क्या है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, ये समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट अगला हेडिंग है, सन 1665 में अर्थात 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हेडिंग भी है रॉबर्ट हुक, ये वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी, स्वनिर्मित अर्थात उसने स्वयं क्या किया, निर्माण किया सूक्ष्मदर्शी का, और उस सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने कार्क की कोशिकाओं की पतली काट अर्थात जो ट्रांसफर सेक्शन होता है उसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ देखा। प्रकोष्ठ को हम हिंदी में बोलते हैं कमरा, कमरा अर्थात हम उसको इंग्लिश में रूम बोल देते हैं, वो रूम जो है उसको कहा गया प्रकोष्ठ। उसने छोटे छोटे कमरे देखे, छोटे छोटे कोष्ठ देखा, और जिसे उन्होंने क्या कहा, कोशिका का नाम दिया। अर्थात जैसे आप लोग देखेंगे मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता देखे होंगे, उसमें छोटे छोटे कमरे बने होते हैं, छोटे छोटे खाने बने होते हैं, इन्हीं खाने को उन्होंने क्या नाम दे दिया, कोशिका नाम दे दिया। समझ में आ गया होगा बेटा? तो ये कोशिका की खोज कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपके सामने था। आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारा हेडिंग है कोशिका के प्रकार। स्क्रीन में आप लोग के सामने आ गया होगा, कोशिका के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखें कि ये दो तरह के हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। ये सामान्य रूप से यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन। एक कोशिकीय को हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर मॉलिक्यूल्स अर्थात एक कोशिकीय जीव, दूसरा है बहुकोशिकीय जीव अर्थात मल्टी सेल्युलर मॉलिक्यूल्स, बहुकोशिकीय जीव। ये दोनों क्या है उसके बारे में विस्तार से अपन नेक्स्ट देखते हैं, अगला पार्ट में देखते हैं, ठीक है। ये आपका आया एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीव में अंतर। हम जो है डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस करके इसका अध्ययन करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि क्या है एक कोशिकीय जीव और क्या है बहुकोशिकीय जीव। क्लियर हुआ ये बात? तो अब आगे बढ़ते हैं। एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत लक्षणों को हम देखते हैं। पहला लक्षण क्या है कि एक कोशिकीय जीव में जो कोशिकाओं की संख्या होती है वो एक ही होती है। ध्यान देना, नाम से स्पष्ट होता है एक कोशिकीय, यूनि मतलब होता है एक, यूनिसेल्युलर मॉलिक्यूल्स। इसमें ऐसे जीव जिनके शरीर में कोशिकाओं की संख्या कितनी हो, एक हो, तो वह एक कोशिकीय जीव की श्रेणी में आते हैं। क्लियर हुआ? सेकंड पॉइंट है कोशिका के सभी कार्य एक कोशिका के माध्यम, हेलो म्यूट हो जाएंगे कृपया, कृपया म्यूट हो जाएंगे आप लोग। हाँ, सेकंड पॉइंट आपका कोशिका के सभी कार्य एक कोशिका के माध्यम से संपन्न होता है, पूर्ण होता है या किया जाता है। कोशिका के जितने भी कार्य हैं, जैसे अभी हमने बताया प्रकार्यात्मक और संरचनात्मक कार्य, तो ये सभी कार्य जो होते हैं वो एक कोशिका के माध्यम से पूर्ण होते हैं। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है कार्य का विभाजन नहीं होता, कार्य का विभाजन इसमें नहीं होता है। कार्य जो है एक ही कोशिकाओं के माध्यम से सारे कार्य जो है पूर्ण होते हैं। चौथा पॉइंट है जनन एकल कोशिका के माध्यम से पूर्ण होता है या द्वारा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिप्रोडक्शन का जो कार्य होता है, प्रोडक्शन का जो कार्य होता है वो एक एकल कोशिका के माध्यम से पूर्ण होता है। समझ में आया होगा? तो ये एक कोशिकीय जीव की लक्षण भी है और उसके बारे में कुछ जानकारियां भी आपके सामने आ रहा है। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखें, सेकंड नंबर आता है बहुकोशिकीय जीव क्या है। अब डिफरेंस देखें, दोनों में अंतर क्या है। बहुकोशिकीय जीव का पहला पॉइंट, इसमें जो कोशिका की संख्या होती है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है, अर्थात अधिक मात्रा में कोशिकाएं इसमें होती है। यानी जो कार्य होते हैं वो एक ही कोशिका के माध्यम से पूर्ण नहीं होता, बल्कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर इनके कार्य जो है पूर्ण होते हैं। सेकंड पॉइंट है, देखो कोशिका के समस्त कार्य अर्थात सभी कार्य विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के माध्यम से किए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों के लिए। यूनिसेल्युलर मॉलिक्यूल्स एक कोशिकीय जीव और मल्टी सेल्युलर मॉलिक्यूल्स बहुकोशिकीय जीव, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक कोशिकीय जीव में जो कार्य होते हैं वो एक कोशिका के माध्यम से पूर्ण होते हैं और बहुकोशिकीय जीव में समस्त कार्य विभिन्न प्रकार के सेल या कोशिकाओं के माध्यम से पूर्ण होते हैं या किए जाते हैं। अगला
पॉइंट है विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। बहुकोशिकीय जीव में कार्य का विभाजन मैंने बताया कि एक कोशिकी में कार्य का विभाजन नहीं होता, जबकि बहुकोशिकीय जीव में विभिन्न प्रकार के कार्य जो है किए जाते हैं सेल के माध्यम से। नेक्स्ट अगला पॉइंट, जनन विशेष कोशिकाओं के माध्यम से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि एकल कोशिकाओं में एक कोशिकीय जीव में एकल कोशिका के माध्यम से रिप्रोडक्शन का कार्य होता है, प्रोडक्शन का कार्य होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीव में विशेष कोशिकाओं के माध्यम से जनन या रिप्रोडक्शन का कार्य जो है पूर्ण किए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये हुआ कोशिका के प्रकार के अंतर्गत डिफरेंस देखे हमने, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव में अंतर। नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा कोशिका के आधार पर अंतर। अब कोशिका के आधार पे अंतर को हमने देखा, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव के बारे में हमको जानना है। ये क्या है? प्रोकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोट्स, और यूकैरियोटिक जीव, यूकैरियोट्स बोलते हैं इसको। तो ये क्या चीज है, इसको समझें। सबसे पहले हम समझते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसको कहते हैं। पहला पॉइंट है आकार में ये बहुत छोटी होती है, यानी प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है वो आकार में बहुत ही महीन होती है, छोटी होती है। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि केंद्रक इसमें अनुपस्थित होता है। एक केंद्रक क्या है? एक प्रकार का कोशिकांग है, कोशिका के अंग है जो इसमें अनुपस्थित होते हैं, अर्थात एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है यहाँ पर, झिल्ली द्वारा घिरे अंगक अनुपस्थित होता है। झिल्ली किसको बोलते हैं अभी आगे अपन देखेंगे कोशिकांग के माध्यम में से। कोशिका झिल्ली, कोशिका के चारों तरफ एक पारगम्य झिल्ली पाई जाती है जिसके द्वारा घिरे हुए अंगक इसमें अनुपस्थित होते हैं, अर्थात नहीं पाए जाते। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। क्लियर हुआ। फिर अगला पॉइंट आता है कि कोशिका का केंद्रीय भाग, सेंट्रल पार्ट जो है, केंद्रीय भाग जो होता है वो न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका होता, अर्थात ओपन होता है, झिल्ली इसमें नहीं पाई जाती। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अगला पॉइंट है इसमें सेल डिवीजन, अर्थात कोशिका का विभाजन विखंडन विधि या कोशिकीय विभाजन के माध्यम से पूरी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल डिवीजन क्या है? कोशिका जो है अपने ही समान जीवों को निर्मित करने के लिए, बनाने के लिए क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं, डिवीजन करते हैं, विभाजन करते हैं, और वही कहलाता है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन के बारे में नेक्स्ट अपन अगले क्लास में देखेंगे। थोड़ा सा मोटा मोटा इसको जानिए कि कोशिका विभाजन मूल रूप से 3 तरह के होते हैं। एक कहलाता है असूत्री कोशिका विभाजन, दूसरा कहलाता है समसूत्री कोशिका विभाजन, और तीसरा पार्ट कहलाता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थोड़ा सा इसको जाने कि कोशिका विभाजन इसमें विखंडन या कोशिकीय विभाजन द्वारा पूर्ण होते हैं। ये हुआ प्रोकैरियोटिक सेल के विषय में। नेक्स्ट देखें अपन यूकैरियोटिक सेल क्या है, या यूकैरियोटिक कोशिकाएं किसको कहेंगे। तो पहला पॉइंट आएगा इसमें कि इसमें ये जो है आकार में क्या होती है? बड़ी होती है, अर्थात यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर शेप में काफी बड़े होते हैं। ठीक है। दूसरा इसमें पॉइंट आता है कि यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक जो होता है वो प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, अर्थात पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पाए जाती है, जबकि प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती, अनुपस्थित होती है ये। तीसरा पॉइंट है अंगक झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि सेल मेम्ब्रेन द्वारा घिरे हुए अंगक प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक में ये देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है केंद्रीय भाग झिल्ली से ढका होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियर झिल्ली से ये नहीं ढका रहता। ये बेसिक अंतर है इसमें। अगला पॉइंट है कोशिकीय विभाजन, अर्थात सेल डिवीजन माइटोसिस सेल डिवीजन या मियोसिस सेल डिवीजन द्वारा पूर्ण होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, माइटोसिस और मियोसिस। ये क्या है अभी बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले। समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। माइटोसिस अर्थात समसूत्री कोशिका विभाजन, और मियोसिस अर्थात अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को कहा जाता है। तो ये दोनों विभाजन के माध्यम से इसमें विभाजन की क्रिया जो है पूर्ण होती है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। तो ये दोनों हमने अंतर के माध्यम से जाना कि क्या है प्रोकैरियोटिक सेल और क्या है यूकैरियोटिक सेल। क्लियर हुआ। आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट पॉइंट,
हाँ, अगला है आपका कोशिका की संरचना। ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग विषय वस्तु में देखा था कि कोशिका की संरचना बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर ये बनता है। तो पहला आपका पॉइंट है कोशिकीय झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली क्या है और इसका संरचना कैसा होगा। ठीक है, संरचना के विषय में आपके सामने डायग्राम आ गया होगा, ध्यान से समझेंगे इसको। पहला पॉइंट देखें इसमें कि कोशिकीय झिल्ली जो है यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कोशिकीय झिल्ली जो है वो बाहरी आवरण में पाई जाती है, सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों, घटक मतलब होता है भाग, घटक मतलब क्या होता है भाग, भागों को बाहरी पर्यावरण से ये अलग करती है, अर्थात बाहरी वातावरण से ये इसको डिफरेंट करती है, अलग बनाती है। समझ में आया? तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है जो कोशिका के घटकों को, भागों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, अर्थात सुरक्षा प्रदान करती है। फिर नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि यह जो है अर्थात कोशिका झिल्ली जो है कुछ पदार्थों को अंदर और बाहर आने जाने देती है। आने जाने देना मतलब वो परमिशन देता है, दोनों तरफ आ जा सकते हैं, द्रव्य जो होते हैं वो दोनों तरफ आ जा सकते हैं, तथा इन्हीं पदार्थों की गति, ये पदार्थों की गति भी रोकती है। इसीलिए कोशिका झिल्ली को हम वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्या है? तो आप बताएंगे कि कोशिका झिल्ली जो कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, ये पदार्थों को अंदर और बाहर दोनों रूप से आने जाने देती है, इसे ये पदार्थों की गति को रोकती भी है, इसीलिए इसे हम वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको आप स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे। तो इसमें कुछ भाग आपको सामने दिख रहा होगा, ग्लाइकोप्रोटीन, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगा। हेलो, ये ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है आपका। सेकंड नंबर आता है कोशिका झिल्ली के कार्य। अमरदीप तो सर, स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे। अमरदीप सर, हेलो, जी जी कोई और प्रेजेंटर बन गया है, थोड़ा सा आप फिर जी जी भैया जी एक बार अपना वो करें। जी। गणेश कुर्रे जी, आप अपना स्क्रीन शेयर करना बंद करें। स्क्रीन शेयर करें हाँ अमरदीप गणेश जी। जी नहीं, आप अपना स्क्रीन जी जी शेयर स्टार्ट करें, उनका बंद हो जाएगा अपने। जी भैया। ओके, बढ़िया, आगे बढ़े, फुल स्क्रीन में ले आए, जी ये आगे बढ़े। हाँ, वहां तक लेके जाएं, आगे तक। जी जी। हाँ, तो अपन कोशिका झिल्ली के विषय में देख रहे थे, कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ रहे थे। कृपया आप लोग सभी सारे लोग म्यूट हो जाएंगे। पृथ्वी जी, अंकित, हाँ कृपया म्यूट हो जाएंगे बेटा, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। स्क्रीन में आप लोग को दिख रहा होगा, ध्यान से देखेंगे समझेंगे। हाँ, तो मैंने अभी बताया वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के बारे में। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, एग्जाम में भी आता है कि वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्या है, इसकी क्या विशेषता है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कोशिका झिल्ली हमारी कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है और ये पदार्थों को आने जाने देती है, साथ ही साथ इसकी गति को रोकती भी है, इसीलिए इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है कोशिका झिल्ली के कार्य। अब आपके सामने प्रश्न आएगा कि कोशिका झिल्ली के बेसिक कार्य क्या है, सामान्य कार्य क्या है। पहला पॉइंट है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली लचीली होती है, अर्थात फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि रबड़ आप लोग देखेंगे फ्लेक्सिबल होता है, वैसे ये लचीली होती है और कार्बनिक पदार्थों जैसे कि लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्लाज्मा झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है, तो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर इसका निर्माण होता है। म्यूट हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट है यह कोशिका के अंदर व बाहर पदार्थों को आने जाने देती है। जैसे हमने परिभाषा में भी देखा था कि ये पदार्थों को अंदर भी आने देती है और बाहर भी जाने देती है, अर्थात ये कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। तीसरा
पॉइंट है, यह कोशिका के निश्चित आकार को बनाए रखती है, अर्थात आकार को ये क्या करती है, निश्चित करके रखती है। ये हुआ आपका पहला कोशिकांग कोशिका झिल्ली के विषय में। नेक्स्ट कोशिकांग आता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या है, इसको अपन थोड़ा सा समझेंगे। कोशिका भित्ति जो कोशिकांग है, यह पादप कोशिकाओं की सबसे बाह्य झिल्ली होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो एनिमल सेल, जिसको जंतु कोशिका कहा जाता है, इसमें ये नहीं पाई जाती, अर्थात अनुपस्थित रहता है। इसका मतलब स्पष्ट है कि जंतु कोशिकाओं में ये नहीं पाई जाती, जबकि पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। सबसे बाहरी झिल्ली है, ठीक है। ये जैसा कि डायग्राम आपके सामने आ रहा है। सेकंड पॉइंट है, यह सख्त होती है। सख्त मतलब होता है मजबूत होना, कड़ा होना। ये मजबूत होती है, सख्त होती है, मोटी लेयर होती है और संरंध्र अजीवित संरचना के रूप में पाई जाती है। यह सेलुलोज की बनी होती है। जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं हैं, वो मध्य भित्ति के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। मध्य भित्ति मतलब एक लेयर, एक जो लाइन जो होता है, भित्ति जो जिसको वाल कहते हैं अपन, वाल मतलब समझते हैं आप लोग, वाल जैसे हम दीवार बोलते हैं, वही है वाल। तो कोशिका जो वाल है, सेल वाल जो होता है, वो मध्य भित्ति के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। जैसा कि स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, देख रहे होंगे आप लोग, सेलुलोज, माइक्रोफाइब्रिल लिखा हुआ है, मिडिल लेमिला, पैक्टिन, और इस तरीके से ये दो पार्ट्स हैं, ये सेल वाल के अंतर्गत आते हैं। फिर ये हुआ सेल वाल, इसके बारे में सामान्य जानकारी। फिर अपन आते हैं कोशिका भित्ति के कार्य। कोशिका भित्ति के कार्य क्या क्या है, ये अपन समझें। स्क्रीन में आपके सामने है। पहला पॉइंट है कि कोशिका की को संरचना प्रदान करती है। संरचना का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर देना, बाहरी आवरण प्रदान। जैसे कि हमारा शरीर है, हमारे शरीर का जो विभिन्न प्रकार के पार्ट्स हैं, आंतरिक अंग हुआ या बाह्य अंग होगा, उसमें जो बाह्य जो भाग है, जैसे कि त्वचा, त्वचा हमारा आकार देता है, हमारे शरीर की सुंदरता देती है, हमारे शरीर को सुंदरता प्रदान करता है। उसी प्रकार से सेल वाल जो होता है, वो कोशिका को संरचना प्रदान करता है, मुहैया कराता है। पहला पॉइंट। सेकंड नंबर आता है, कोशिका को मजबूती प्रदान करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोशिका के आंतरिक भागों में जितने भी आंतरिक कोशिकांग हैं, जैसे कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे कोशिकांगों को ये मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तीसरा हेडिंग है, पॉइंट है, यह संरंध्र होती है और विभिन्न अणुओं को आर पार जाने देती है। आर पार जाने देना मतलब आवागमन का कार्य ये करती है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, इसमें मरम्मत करना व पुनर्जनन की क्षमता भी पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मरम्मत करना मतलब टूटी फूटी सेल्स है, टूटे जो पार्ट्स है, उसके मरम्मत का कार्य करता है, और साथ ही साथ पुनर्जनन अर्थात अपने ही समान जीवों को क्या करता है, ये पुनः निर्मित करने का कार्य करता है। तो ये हुआ आपका अगला कोशिकांग, कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति के कार्य जैसा आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये आपका सेकंड कोशिकांग है। नेक्स्ट अगर आगे अपन बढ़ते हैं, अगला कोशिकांग है केंद्रक। केंद्रक क्या है, इसको समझते हैं। आपके सामने स्ट्रक्चर आ रहा है, ये हुआ न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। केंद्रक को हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं। क्या है, थोड़ा समझें इसको। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है या कोशिकांग होता है, जो कि कोशिका की सभी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितने भी जैविक क्रियाएं हैं कोशिका के अंतर्गत, जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितने भी क्रियात्मक भाग है, वो सभी पर यह नियंत्रण बनाए रखता है। इसीलिए इसको कोशिका का केंद्र भी कहा जाता है, सेंटर। सेल का एक केंद्रक भाग, अर्थात केंद्रक जो है किसका, कोशिका का केंद्र कहलाता है। यहाँ से प्रश्न आता है, कोशिका का केंद्र किसको बोलते हैं, तो केंद्रक को कहा जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत अर्थात द्विलेयर, द्विस्तरीय जो है एक लेयर पाया जाता है, परत पाया जाता है, जिसे केंद्रक झिल्ली के नाम से जाना जाता है। चित्र में देखो दिख रहा होगा आपको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। ध्यान देंगे, क्या बोलेंगे, केंद्रक झिल्ली। देखो द्विस्तरीय दिख रहा है आप लोगों को, 2 लेयर दिख रहा है यहाँ पे, ये केंद्रक झिल्ली का है, द्विस्तरीय झिल्ली होती है ये। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य, अंदर यहाँ पे अंदर है, अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
हेलो, आप लोग म्यूट हो जाएंगे कृपया। मैडम जी म्यूट हो जाएंगे, तिवारी मैडम जी। हाँ सर। अंकित, हाँ, तो यहाँ पे देखो लिख रहा हुआ है द्विस्तरीय जो झिल्ली होती है उसको हम केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। केंद्रक झिल्ली के बीच में कुछ छिद्र होते हैं जो कि कोशिका केंद्रक के अंदर एक द्रव्य होता है जिसको केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं इसको। तो न्यूक्लियोप्लाज्म का आवागमन अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने जाने के लिए ये जो छिद्र होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? फिर अगला पॉइंट है, न्यूक्लियस में केंद्रक में क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या है अभी बताऊंगा आपको, थोड़ी देर पहले बाद बताऊंगा। क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जो कि माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में प्रवेश करते हैं। क्रोमोसोम्स क्या है, इसको हिंदी में अपन बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलेंगे? गुणसूत्र। ये गुणसूत्र जो होता है वो केंद्रकों से ही हमको क्या मिलता है, प्राप्त होता है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो है अगले अगले संततियों में प्रवेश करते जाते हैं। क्लियर हुआ? ये केंद्रक हुआ। थोड़ा सा और मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताता हूं कि केंद्रक का जो स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो मुख्य रूप से 4 भागों से मिलकर बनता है। जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा होगा, एक कहलाता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, सॉरी, न्यूक्लियस के अंदर जो गोलाकार स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं केंद्रिका। क्या बोलेंगे? केंद्रिका। ये गोलाकार स्ट्रक्चर जो है ये पहला भाग हुआ। सेकंड नंबर आता है क्रोमेटिन। ये जो धागेदार जो संरचना आपको दिख रहा होगा लाल कलर का, वो कहलाता है क्रोमेटिन जाल या क्रोमेटिन जालिका भी कहा जाता है। यही क्रोमेटिन जालिका जो है जो गुणसूत्र में क्रोमोसोम के रूप में हमारे सामने आते हैं, अर्थात जब कोशिकाएं विभाजित होती है तो यही गुणसूत्र छोटे छोटे भाग में टूट जाते हैं और डंबल शेप का रूप ले लेते हैं, अर्थात क्रॉस लाइन एक्स के आकार का स्ट्रक्चर निर्मित कर लेते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्लियर हुआ? सीधी सी बात है, क्रोमोसोम्स का निर्माण कहां से हो रहा है? क्रोमेटिन जालिका के माध्यम से हो रहा है। तीसरा इसका भाग है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अभी बताया, केंद्रक झिल्ली। और चौथा नंबर आता है न्यूक्लियर पोर, अर्थात जो छिद्र है केंद्रक के अंदर का जो छिद्र है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है, तो ये हुआ स्ट्रक्चर के अंतर्गत। अब आते हैं केंद्रक के कार्य। केंद्रक के कार्य क्या है समझें। पहला कार्य इसका क्या है कि यह जो है कोशिका की सभी उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है, अर्थात जितने भी उपापचय क्रियाएं होती है उनको ये नियंत्रित करती है, समन्वित करती है। दूसरा इसका कार्य क्या है, यह अनुवांशिकी सूचनाओं को एक पीढ़ी से जनन पीढ़ी तक भेजने का कार्य करती है। जैसे भी बताया, जेनेटिकली जो अनुवांशिकी मतलब होता है जेनेटिक्स, जो सूचनाएं होती है उसको एक पीढ़ी से अपने संतति पीढ़ियों तक ये क्या करती है, पहुंचाने का कार्य करती है। तो ये अगला हमारा कोशिकांग हुआ। नेक्स्ट अगला कोशिकांग है हमारा अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको हम ईआर के नाम से जानते हैं। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डायग्राम आपके सामने है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? यह झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती है, जैसा कि चित्र में आप लोग को दिख रहा होगा। इसकी संरचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप ही पाई जाती है। प्लाज्मा झिल्ली, जैसा कि हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले, प्लाज्मा झिल्ली का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही दिख रहा था आपको, तो लगभग स्ट्रक्चर दोनों का समान होता है, समरूप होता है। प्रकार देखें, अंतःप्रद्रवी जालिका मुख्य रूप से 2 तरह के हैं। एक कहलाता है खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका और दूसरा कहलाता है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। दोनों में क्या अंतर है समझें। खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका जो है ये सिस्टर्नी व नलिकाओं का बना होता है, प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य करता है और इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, अर्थात राइबोसोम कोशिकांग जो है इसमें उपस्थित होते हैं। सेकंड नंबर आता है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। ये जालिका झिल्ली व नलिकाओं का बना होता है या लिपिड व पॉलीसेकेराइड बनाने में सहायता करता है, मदद करता है, जबकि इसमें राइबोसोम नामक कोशिकांग नहीं पाए जाते। ये दोनों में बेसिक अंतर है। खुरदुरी में राइबोसोम्स पाए जाते हैं जबकि चिकनी में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, अर्थात नहीं पाए जाते। कार्य में अपन जाते हैं तो यह जो है केवल ऐसा अंगक होता है, ऐसा कोशिकांग है जो कोशिका के अंदर पदार्थों के केंद्रक के बीच परिवहन के लिए नलिका सुविधा जो है प्रदान
करता है, अर्थात परिवहन के रूप में इसका कार्य हम कर सकते हैं। दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य, यह फैट अर्थात वसा, स्टीरॉयड और कोलेस्ट्रॉल नामक भागों का संश्लेषण करने का कार्य करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वसा का संश्लेषण करता है, स्टीरॉयड बनाता है और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। तो ये आपका अंतःप्रदेवी जालिका नामक कोशिकांग हुआ। नेक्स्ट अगला अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट कोशिकांग है गोल्जी उपकरण, जिसको हम गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। गोल्जी बॉडी क्या है? गोल्जी उपकरण जो है वो झिल्ली युक्त होती है, झिल्ली युक्त संरचना है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है। चित्र में आप लोग को दिख रहा होगा। समानांतर क्रम में क्या होता है? ये सजी रहती है, जिन्हें हम कुंडिका के नाम से भी जानते हैं। ये कुंडिका क्या है भाई? सिस्टर्नी जिसको बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोग को, ये कुंडिका के नाम से जाना जाता है। इस झिल्लियों का संपर्क एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर का फुल फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात अंतःप्रदेवी जालिका, ये झिल्लियों से बना होता है और इसीलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को ये निर्मित करती है, बनाती है। समझ में आया? ये हुआ आपका गोल्जी उपकरण। कार्य में अपन जाते हैं। गोल्जी उपकरण के कार्य, क्या कार्य इसके? यह लिपिड बनाने में सहायता करता है। दूसरा, यह मध्य लेमिला बनाने का भी कार्य करता है। तीसरा कार्य है, यह स्वभाव से स्रावी प्रवृत्ति का होता है, जो मेलेनिन का संश्लेषण करने का कार्य करते हैं। अगला कार्य है, अंतःप्रदेवी जालिका में संश्लेषित प्रोटीन व लिपिड का संग्रहण गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय के माध्यम से किए जाते हैं। अगला इसका कार्य क्या है? कुछ पुटिकाओं में एंजाइम्स बंद किए जाते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं वो पुटिकाओं में नहीं पाए जाते, जैसा कि आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो ये हुआ आपका गोल्जी उपकरण। नेक्स्ट आपका कोशिकांग आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है इसको समझें अपन। ये भी एक प्रकार का कोशिकांग है, जो कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र भी कहा जाता है। इसको हम कोशिका का अपशिष्ट पदार्थों को हटाने वाला तंत्र भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा नंबर आता है इसमें, गोल्जी काय उपकरण की कुछ पुटिकाओं में एंजाइम्स इकट्ठे रूप से पाए जाते हैं, रखे हुए होते हैं, जो मुख्यतः जंतु कोशिका में व कुछ पादप कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। ध्यान देना, लाइसोसोम जंतु कोशिका में तो होता ही है, साथ ही साथ कुछ प्लांट सेल्स में भी ये पाए जाते हैं। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइसोसोम कभी कभी विशिष्ट परिस्थितियों में, कुछ विशेष परिस्थितियों में इस लाइसोसोम जो है फट जाते हैं, अर्थात ब्रेक हो जाते हैं और उनमें भरे हुए जो एंजाइम्स होते हैं वो पूरी कोशिका को क्या कर डालते हैं? पचा डालते हैं, डाइजेस्ट कर डालते हैं। इसीलिए ही हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैला भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा भी जाता है कि लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि लाइसोसोम कभी कभी विशिष्ट परिस्थितियों में ये फट के जाते हैं, जिसके कारण इनके अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो सारे कोशिका को नष्ट कर देते हैं, पचा देते हैं। इसीलिए इसको हम सुसाइडल बैग या आत्महत्या का थैली भी कहते हैं। क्लियर हुआ? जैसा आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये कहलाता है लाइसोसोम। और इसके कार्य पे अपन जाते हैं। लाइसोसोम के कार्य क्या होना चाहिए? लाइसोसोम जो है बाहरी पदार्थ की कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करता है, अर्थात क्लीन बनाता है। पहला महत्वपूर्ण कार्य। दूसरा इसका कार्य क्या है? इसमें बहुत ही शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम्स भी पाए जाते हैं और जो सभी कार्बनिक मटेरियल्स पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं या इसको सक्षम बनाते हैं। समझ में आया होगा? तो ये आपका कोशिकांग लाइसोसोम जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिकांग है। क्यों? क्योंकि इसको कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है, अर्थात पावर हाउस। पावर हाउस मतलब ऊर्जा का भंडार। कोशिका के अंदर जितने भी ऊर्जाएं होती है, जितनी भी एनर्जी है, सब इसके अंदर स्टोर करके रखा रहता है। यह एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है, जो बाह्य परत, जिसकी बाह्य परत चिकनी एवं छिद्रित होते हैं और अंतः परत जो होता है वो बहुत गलित होती है और
क्रिस्टल का निर्माण करता है। समझ में आया? तो क्रिस्टल जो है, देखो दिख रहा है आप लोग स्ट्रक्चर में, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है जटिल स्ट्रक्चर है जो क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया हुआ। इसके कार्य पे अपन जाएं तो पहला कार्य क्या है? जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। एटीपी क्या है? एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये ऊर्जा को स्टोर करके रखता है, जो सेल के लिए उपयोगी होता है, महत्वपूर्ण होता है। दूसरा पॉइंट आता है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही अद्भुत अंगक है, कोशिकांग है, क्योंकि उसमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम्स भी होते हैं, अतः ये अपना कुछ प्रोटीन स्वयं भी बना लेते हैं। डीएनए क्या है भाई? डीएनए का फुल फॉर्म है डाई न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए और राइबोसोम भी इसमें पाए जाते हैं जो स्वयं अपना प्रोटीन निर्मित कर लेते हैं। तो ये हुआ आपका माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट अगला कोशिकांग है प्लास्टिड। प्लास्टिड को हम हिंदी में लवक भी कहते हैं, ध्यान देंगे। लवक क्या है? चित्र में दिख रहा होगा आप लोग को। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं जो आंतरिक संगठन में झिल्ली की कई परतों का निर्माण करते हैं। जैसे कि चित्र में दिख रहा होगा, ग्रेनम का निर्माण हुआ है। ग्रेनम इन वर्टिकल सेक्शन और स्ट्रोमा, ये पूरे पार्ट को अपन स्ट्रोमा के अंतर्गत देखते हैं। तो ये प्लास्टिड हुआ। फिर इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है प्लास्टिड के प्रकार। लवक कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो लवक जो है मुख्य रूप से इसके 3 प्रकार हैं। एक कहलाता है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा महत्वपूर्ण है क्लोरोप्लास्ट। तीनों में अंतर क्या है? क्रोमोप्लास्ट नामक लवक जड़ों में पाए जाते हैं। जड़ मतलब रूट, पौधों की जो भाग जमीन की तरफ रहता है, जलोद्भिद जो भाग है उसको अपन बोलते हैं जड़। ये जड़ों में पाए जाते हैं और उसको रंग प्रदान नहीं कर पाते। दूसरा नंबर आता है ल्यूकोप्लास्ट। ये लवक जो है जड़ों, तना और पत्तियों में भी देखे जाते हैं। ये प्राथमिक रूप से अंगक है, कोशिकांग है, जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित रूप में होते हैं। ये दूसरा कोशिकांग हुआ। तीसरा है महत्वपूर्ण क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम हरित लवक के नाम से जानते हैं। ये पत्तियों में पाए जाते हैं और पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती है। प्रकाश संश्लेषण क्या है भाई? प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस बोलते हैं जिसको। ये पौधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पौधे जो है अपना भोजन इसी से निर्मित करते हैं, इसीलिए पौधे को स्वपोषी जीव भी कहा जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, यहाँ तक हमने कोशिकांग के बारे में देखा। जैसे कि सत्र में आपने विषय वस्तु में आपको बताया गया था कि कोशिका की जो संरचना होती है कुछ कोशिकांगों से मिलकर बनती है, जिसके बारे में हमने वृहद रूप से देखा। तो बच्चों, आपने इस सत्र में क्या सीखा बेटा? उसको सारांश क्रम में अपन देखते हैं। क्या पढ़े हमने? कोशिका जो होता है वो सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसको ध्यान से समझेंगे आप लोग, क्योंकि कुछ क्वेश्चन भी मैं आपसे करने वाला हूं इसके बाद। तो सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयों का निर्माण होता है कोशिका के माध्यम से। अगला हमने क्या देखा कि कोशिका के चारों ओर एक फ्लेक्सिबल या लचीली चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होता है, जिसके माध्यम से ये क्या करता है? पदार्थों के आवागमन आने जाने के कार्य को सुचारू रूप से पूर्ण कराता है। तीसरा अगला हमने क्या देखा? लवक, जिसको हम प्लास्टिड कहते हैं, भी पढ़ा थोड़ी देर पहले। ये ऐसे कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिकाओं में होते हैं, ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। ध्यान देना, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये 2 तरह के हैं, रंगीन लवक और रंगहीन लवक। ये हमने देखा। अगला हमने क्या पढ़ा? गाजी काय में पदार्थों के पैकेजिंग के कार्य संपादित होते हैं। फिर हमने देखा कोशिका के कोशिकांग के विषय में, जिसमें हमने पढ़ा कोशिका भित्ति के बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में, लाइसोसोम के बारे में, केंद्रक के विषय में, माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में और प्लास्टिक के बारे में हमने पढ़ा। फिर अगला हमने क्या देखा? कोशिका के केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में आनुवांशिकी पदार्थ पाई जाती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और लवक जो होते हैं वो जेनेटिकली प्रोडक्ट के रूप में हमारे कार्य काम आते हैं। ठीक है ना? तो हमने इस सत्र में इतनी बातों को सीखा। क्लियर हुआ बेटा? आप लोग को सबको समझ में आया होगा। अब आगे मैं कुछ प्रश्न करूंगा आप लोगों से।
जिसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे और उसका आंसर देखेंगे। नितेश भैया, हेलो नितेश भैया। हाँ बिल्कुल रेडी। हाँ भैया, अमर मैं रेडी रहिएगा भैया। मैं बच्चों से कुछ सवाल कर रहा हूँ कि बच्चों बिल्कुल ने बिल्कुल कितना सीखा, कितना पढ़ा और कितना जाना, तो बिल- उसका परीक्षण अपन ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सभी तो बच्चों, आप लोग सभी लोग अनम्यूट हो जाएंगे। जी अनम्यूट। सर। ओके बेटा। हाँ बेटा, तो जवाब देने के लिए आप लोग तैयार हैं? यस सर। हाँ, ओके। तो सही विकल्प का प्रश्न हम कर रहे हैं, उसको ध्यान से सुनेंगे आप लोग। 4 ऑप्शन रहेगा, इसमें विकल्प रहेगा। उन विकल्पों को आपको देखना है और उसमें सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है ना बेटा? हाँ, ओके। पहला प्रश्न आपके सामने है, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट। कोशिका देख, पहले ऑप्शन को देख लीजिए आप लोग। कोशिका की खोज किसने की? ऑप्शन क है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक। हाँ, रॉबर्ट हुक किसने कहा? रोशनी यादव। हाँ, रश्मि यादव। रोशनी यादव। हाँ, रोशनी यादव। बेटा यही सही आंसर है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। अगला प्रश्न आपके सामने है बेटा, ध्यान देना। कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? ऑप्शन ध्यान देंगे, पहले ऑप्शन देखेंगे आप लोग। यस सर। कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, सभी बच्चे जवाब देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर कहलाता है। बहुत सही, बहुत ही गुड। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छी। अगला प्रश्न आपके सामने, ध्यान देना। कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। लाइसोसोम। लाइसोसोम। हाँ लाइसोसोम। हाँ, लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा? क्यों? क्योंकि हाँ इसमें एंजाइम पाए जाते हैं हाँ हाँ और कभी कभी इसमें कभी कभी ये पूरे भर जाने पर फट जाते हैं हाँ, और बहुत बढ़िया, कोशिका को बचा लेते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार बेटा। बहुत ही, मेरे को बहुत खुशी हो रहा है कि आप लोग बहुत ध्यान से इसका अध्ययन कर रहे हैं। अगला प्रश्न ध्यान देंगे। अगला प्रश्न ध्यान देंगे बेटा। लगभग कितने प्रकार के होते हैं? 2 ऑप्शन ध्यान प्रकार देंगे। के। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पहले देखिए। ऑप्शन पहले ध्यान देंगे। कितने प्रकार के होते हैं लगभग? 2 प्रकार के। 2 हाँ, प्रकार कौन के। कौन से? कौन कौन से? हाँ रंगीन लवक। हाँ हाँ, रंगीन लवक और रंगहीन लवक। इसमें आप, हाँ, इसमें आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। रंगीन और रंगहीन का मतलब ये होता है कि रंगीन के अंतर्गत क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट को रखा जाता है, जबकि रंगहीन लवक के अंतर्गत ल्यूकोप्लास्ट को हम रखते हैं। इसीलिए बेसिक इसकी प्रकार है 2। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न आपके सामने। कोशिका की खोज कब की गई? ऑप्शन आपके सामने। 1665। हाँ, ख। 1665 में। चलिए, कोई बात नहीं है। समय के को देखते हुए आप लोगों से प्रश्न किया गया है। नितेश भैया, हाँ जरूर। हाँ भैया, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप, नहीं नहीं बहुत स्वागत है अच्छा। आपका। नहीं नहीं बहुत अच्छा बेटे, आप सभी लोग जुड़े और शुरू में संख्या भी काफी अच्छी रही और बाकी लोग जुड़ के बहुत अच्छे तरीके से आज पार्ट किए। स्पेशली कुछ बच्चे तो शुरू से लेकर अंत तक जुड़े हैं। अखिल सेन हैं, अंकित कुमार हैं, बलराम मार्को जी हैं, चित्रा तिवारी जी हैं, पायल सेन हैं, पृथ्वीराज हैं, और रोशनी यादव हैं। तो आप सभी लोग बेटा लगातार जी और जी भी अधिक से अधिक साथियों को जोड़िए। और बहुत धन्यवाद। बहुत व्यवस्थित आज आपने क्लास ली। अमरदीप सर, अमरदीप सर की क्लास अभी लगातार अटेंड करना है अपने को।
क्योंकि 9th का जो हम अब कुछ बच्चे जो 8वीं पढ़ के 9th में पहुंच चुके हैं, तो साइंस पढ़ाने में सबसे बेहतरीन सर हैं, तो हम इन्हीं से जुड़ेंगे और लगातार बात करेंगे। एक बार थैंक यू आपको अमरदीप सर। जी 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 भैया, जी भैया आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और जी, बच्चों आप thank लोगों को you, भी sir. बहुत बहुत आभार, आप लोग का बहुत बहुत आभार बेटा। ऐसे ही आपको क्लास अटेंड करना है और ऐसे ही आपको क्लास करना भी है, ठीक है बेटा? बिल्कुल। ओके, नए लोग जय नए थैंक यू हाँ, सर, नए लोग जो जुड़े हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अमरदीप शर्मा जी के पास अपना फोन नंबर और अपने स्कूल का पता जरूर भेजेंगे। सभी को जय हिंद और जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। जय हिंद भैया, जय हिंद, जय हिंद बच्चों। हाँ, जय भारत, जय हिंद। लौकान जी भी जुड़े हुए हैं लगातार, है ना? ठीक। जी 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 भैया जी। ओके ओके। ओके ओके, थैंक यू भैया, थैंक भैया खाली हो अभी? यहाँ हाँ क्लास अटेंड कर रहा हूँ। बिल्कुल हाँ द्विवेदी लौकान। भैया, कुछ बोलिए, आप भी बोलिए, आप भी आ जाइए, कुछ बताइए बच्चों को, मार्गदर्शन दीजिए। चलिए सभी लोग ठीक है मिलते द्विवेदी हैं, फिर बात करते हैं। ओके।